नमस्कार दोस्तों। लेसन 4 लॉ ऑफ मोशन। फोर्स मीन्स फोर्स इज रिक्वायर्ड टू पुट ए स्टेशनरी बॉडी इन मोशन और स्टॉप और मूविंग बॉडी। आर्टिस्टोलेस फैलेंसी आर्टिस्टोलॉटिस्ट लॉ ऑफ मोशन में एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। द अपोजिशन फोर्स सच ए फ्रैक्शन। किसी भी सॉलिड में जो अपोजिशन फोर्स होता है, जैसे कि फ्रैक्शन, अगर दो चीज़ सॉलिड है तो उसमें एक अपोजिशन फोर्स लगेगा जिसको हम लोग फ्रैक्शंस कहते हैं, और जो विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स दो लिक्विड चीज़ों के बीच में लगता है उसको। गैलीलियो की स्टडी में उन्होंने मोशन में एक स्टडी की और उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए। वो ऑब्जर्वेशन क्या थे? उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, इस तरह का प्लेन लिया, एक बॉडी को यहाँ से रोल कराया। जब ये रोल करके इधर गई, बिल्कुल सेम इंक्लाइन यहाँ के पास में रखा, तो जैसे ये बॉडी रोल करके इसके ऊपर जाती है और कुछ दूर तक जाके फिर वापस आ जाती है। और दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने कराया था, एक सरफेस लिया था, स्मूथ सरफेस, उस पर एक बॉडी को रोल कराया था। तो उन्होंने कुछ कंक्लूज़न निकाले। वो क्या था? मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। जब ये बॉडी ऊपर से नीचे आती है इंक्लाइन प्लेन में, तो क्या हो रही है? तो ये एक्सलेट होती है। तो ये क्या होती है? एक्सलेट होती है। लेकिन जैसे यहाँ से ऊपर जाती है मूविंग अप, और जब यहाँ से ऊपर जाएगी तो ये रिटार्डेशन करेगी। तो ये क्या करेगी? रिटार्डेशन करेगी। मोशन एंड हॉरिजॉन्टल ऑफ प्लेन इज़ एन इंटरमीडिएट। लेकिन इसमें जो ये वाला उन्होंने स्मूथ सरफेस लिया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया था, उसमें बॉडी क्या कर रही है? इंटरमीडिएट पोजीशन में है, दैट ए ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है फ्रैक्शनलेस हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मस्ट बी आइदर हैव एक्सलेट नॉर रिटार्डेशन। इट शुड बी मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी किसी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। स्टडी की गैलीलियो की, और गैलीलियो की स्टडी करने के बाद उन्होंने एक 3 लॉ को, उनके एक मैकेनिज्म को, उनकी स्टडी को पढ़ने के बाद एक फाउंडेशन ऑफ 3 लॉ बनाए। 3 लॉ ऑफ मोशन, इनको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बेस ऑफ इनर्शिया, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं हम लोग। कोई भी ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स मोशन अनलेस एक्ट ऑन बाय ए अनबैलेंस फोर्स। किसी भी बॉडी के मोशन को चेंज नहीं कर सकते जब तक उसमें कोई हम अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं। यदि वो चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो तो रेस्ट में ही रहेगी, यदि वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। इट विल मोशन, इट विल बी रिमेन एट द सेम वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट व्हेन ए जनरेट मास, ऑब्जेक्ट विथ ए जनरेट मास हैव ए मोर इनर्शिया। मास बढ़ाने से इनर्शिया जो है बढ़ जाता है। इट टेक द मोर फोर्स टू चेंज विथ मोशन, और फिर उसको मोशन में लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मीन्स इनर्शिया डिपेंड ऑन द मास। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ऐसी क्षमता नहीं होती है ऑफ ए बॉडी नॉट चेंज इटसेल्फ, वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहती है। तो वो क्या है? इट इज़ रेस्ट ऑफ पोजीशन में रहना चाहती है। यानी बस जब किसी बस या ट्रेन से स्टार्ट सडनली, पैसेंजर क्या होते हैं? इनसाइड लीन बैकवर्ड होते हैं, और अगर वो अचानक से बस चलने लगे तो हम लोग बैक साइड में क्या कर जाते हैं? टर्न हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। वैन ए हैंगिंग द ऑब्जेक्ट कारपेट बीटन विथ ए स्टिक डस्ट पार्टिकल आर क्लीनिंग। और अगर हम कारपेट को हैंग करा के उसमें अगर बीट करते हैं किसी पोल से या किसी से, हम उसको बीटिंग करते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल है वो उससे निकल के बाहर आ जाते हैं। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है। वैन ए कार्ड कैरिंग ए कॉइन, अगर आप गिलास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखते हैं और उस पर एक कॉइन रखते हैं, और कार्डबोर्ड को अगर आप हिट करते हैं अपनी फिंगर से, तो वो कॉइन जो है उस गिलास में चला जाएगा, उस बॉटल या गिलास में वो इन कर जाएगा। वैन ए शेक ए ब्रांच ऑफ मैंगो ट्रीज द मैंगो फॉल डाउन, अगर हम मैंगो के ब्रांच को हिलाते हैं तो उसके मैंगो जो हैं वो नीचे आ जाते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए है, और इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए भी कुछ एग्जांपल है। जैसे
जो अगर कोई बॉडी मोशन में होती है तो वो इतनी कैपेबल नहीं होती है और वो अपने पोजीशन को चेंज करना नहीं चाहती है। भी बस जब भी कोई बस या ट्रेन में हम लोग मूव करती है और उसमें हम बैठे होते हैं, तो अगर वो मूव कर रही है और हम क्या करते हैं, सडनली पैसेंजर स्टैंडिंग इन इट्स लीन फॉरवर्ड, अगर मूविंग बस या ट्रेन स्टॉप हो जाती है तो हम आगे की तरफ चले जाते हैं। चलती हुई बस में अगर बस अचानक से रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, ब्रेक लगा देता है ड्राइवर, तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं। व्हेन ए बस सडनली टर्न, और अगर बस जो है लेफ़्ट साइड में टर्न करती है, देन पैसेंजर लीन टूवर्ड द लेफ़्ट, तो पैसेंजर कहाँ चले जाते हैं, लेफ़्ट साइड में चले। बस राइट साइड में जाएगी तो पैसेंजर लेफ़्ट साइड में टूवर्ड्स हो जाएंगे। मूविंग बस में ये पर्सन गेटिंग द डाउन फ्रॉम ए स्पीडिंग बस, अगर चलती हुई बस से आप स्लो स्पीड में अगर बस है और आप उतरेंगे तो बस के साथ ही आपको थोड़े समय तक वॉक करना पड़ेगा या दौड़ना पड़ेगा। एट द एथलेटिक्स रन सम डिस्टेंस, जो एथलेटिक्स होते हैं लॉन्ग जंप करने वाले, वो अगर लॉन्ग जंप करना चाहते तो कुछ दूर से दौड़ के आएंगे फिर लॉन्ग जंप करेंगे, तो खड़े खड़े लॉन्ग जंप नहीं कर सकते। मोमेंटम को हम पी से सिंबल करते हैं और जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है P = m × v। ये हो गया लीनियर ऑफ मोमेंटम। P = m × v, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड द लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या है, एक तो आपने देखा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये एक तो वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर आपको इसका यूनिट देखना है तो ऐसा यूनिट कैसे निकालेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, P का ऐसा यूनिट क्या बनेगा, देखो आप, मास को केजी में और मीटर को मीटर पर सेकंड में, जो वेलोसिटी है इसको मीटर पर सेकंड में, तो इसका यूनिट हो गया, मोमेंटम का यूनिट हो गया 1 kg मीटर पर सेकंड। ये मोमेंटम का ये ऐसा यूनिट हो गया। और अगर आपको डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं आप। मोमेंटम का डायमेंशन क्या हो, केजी को मास समझेंगे, केजी हो गई आपकी मास में, एल हो गया और टी जो है टाइम है टी, तो t - 1, तो इसका ये हो गया डायमेंशन। लेते हैं ये हो जाएगा 1b, यानी कि मास हम चेंज करेंगे और दूसरे वाले में यहाँ m2b। अगर हम लोग दोनों को रखते हैं P1/P2 = हो जाएगा m1b/m2b, b से b कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें एक रिलेशन आ जाएगा। वो रिलेशन ये कहता है किसी अगर मास ज़्यादा है, अगर मास मान लो m2 ज़्यादा है m1 से, तो P2 भी ज़्यादा होगा, तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। यानी कि मास और मोमेंटम दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास, अगर हम मास बढ़ाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा। यानी कि अगर हम मास को बढ़ाते हैं, अगर आपका मास इंक्रीज़ कर रहा है तो मोमेंटम भी इंक्रीज़ करेगा। ये आपको पता चल गया, ठीक है। अगला रिलेशन है कि अगर हम मास और वेलोसिटी को करते हैं तो ये रिलेशन कैसे बनता है। देखो, अगर हम लोग वेलोसिटी के साथ रिलेशन करते हैं तो ये एक बॉडी का मास है और उसकी ये वेलोसिटी है, और ये दूसरी बॉडी का मास है, दूसरी बॉडी का मास है और उसकी वेलोसिटी है। तो इनका रिलेशन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका v1/v2 = m2/m1, इस तरह का रिलेशन हो जाएगा। तो इससे पता लगता है कि मास बढ़ाने से अगर मास m2 ज़्यादा है तो वेलोसिटी जो है कम होगी, यानी कि फिर v1 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी और v2 की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो ये रिलेशन आप इससे लगाएंगे तो एक रिलेशन आपका ये निकलता है मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में। अब इस कंडीशन में क्या है, मान लेते हैं हम लोग मास को बढ़ाते हैं, मास बढ़ाते हैं तो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास हो जाएगा। मास बढ़ाने से मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा तो मास घटेगा, मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ये उल्टा रिलेशन है, यानी कि मास अगर बढ़ता है तो वेलोसिटी क्या होती है, घट जाएगी, और मास घटेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशन है वेलोसिटी और मास के बीच में।
इसके बाद आता है सेकेंड लॉ, द रेट चेंज ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी। तो अगर हमें फोर्स लीनियर मोमेंटम को अगर द रेट चेंज ऑफ द मोमेंटम इक्वल टू फोर्स, तो P हमने क्या लिया था, P था इक्वल टू m इंटू वी, और अगर हम यहाँ पे P रख दें तो फोर्स हो जाएगा हमारा डी एम बी अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। और अगर आप इसको m बाहर ले लें तो ये बन जाएगा डी बी अपॉन डी टी, और डी बी अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, ये a हो जाएगा, एक्सेलरेशन है, तो फोर्स हो जाएगा m इंटू ए, जैसे आपको फोर्स मिल गया ये m इंटू ए, तो ऐसे आपको फोर्स मिल जाएगा। फोर्स भी आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स क्या है, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स का यूनिट क्या होगा, फोर्स का यूनिट कैसे निकालेंगे, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, तो यूनिट जो होगा वो क्या होगा, देखिए फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट होगा मास को केजी में और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया, तो 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन, इसलिए हम फोर्स को न्यूटन में मेज़र करते हैं, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, राइट। अब हम इसका डायमेंशन निकालते हैं, तो डायमेंशन क्या होगा फोर्स का, डायमेंशन देखिए, अगर आप kg लिखते हैं तो मास हो गया और मीटर को है T-2, तो ये हो गया इसका डायमेंशन पे 1 डाइन। और अगर आप न्यूटन और डाइन में रिलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन के बराबर होता है। बट ये रिलेशन आया कैसे है, आपको ये जानना पड़ेगा। तो देखिए आप इसका जो यूनिट है वो कन्वर्ट करेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए आप न्यूटन को हम क्या ले रहे, 1 न्यूटन था हमारा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप kg को कन्वर्ट करिए, kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इसको करेंगे मीटर को तो 100 हो जाएगा, और टाइम तो हमारा ऑलरेडी सेकंड में है, तो ये सेकंड स्क्वायर है। बट इससे क्या हो रहा है, 5 जीरो आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 10⁵, तो इसलिए आपका 1 डाइन इक्वल टू हो गया, 1 न्यूटन इक्वल टू हो गया 10⁵ डाइन के बराबर। तो कभी कभी ये न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, किसी भी एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। 2 बॉडी है, एक 1 और 2, अगर ये बॉडी इस 1 बॉडी अगर 2 पे फोर्स लगाती है तो इसका फोर्स हो जाएगा 1 और 2, और अगर ये 2 बॉडी 1 पे फोर्स लगाती है, क्योंकि अभी आपने थर्ड लॉ में देखा कि एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, तो ये 2-1 हो जाएगा। अब दोनों का डायरेक्शन अलग है, इसलिए जो इसका फोर्स है इसका फोर्स बराबर होगा, बस क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन बदलने से ये जो है माइनस का हो जाएगा। थर्ड लॉ का एग्जांपल है वॉकिंग ऑन ग्राउंड, जैसे ही आप लोग ग्राउंड पे चलते हैं तो अर्थ क्या करती है, आपको फोर्स करती है, और आप अर्थ को फोर्स करते हैं, इसकी वजह से हम आगे चल पाते हैं। वॉकिंग ऑन ए सैंड और आइस, चलना मुश्किल इसलिए होता है सैंड और आइस पे क्योंकि दोनों में फ्रैक्शन कम होता है, यहाँ पे फ्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से हम सैंड और आइस में नहीं चल पाते आसानी से। पुलिंग ए कार्ट बाय हॉर्स, जब भी कोई घोड़ा गाड़ी हॉर्स खींचता है, गाड़ी को खींचता है, तो वो ज़मीन को पीछे ढकेलता है, जिसकी वजह से वो घोड़े को आगे ढकेलती है और वो गाड़ी खींच लेता है। स्विमिंग करते हैं हम लोग, वाटर को अपने हाथों से पीछे ले जाते हैं और हमारी बॉडी जो है पानी हमें आगे को फोर्स करता है। इसी तरह फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन होता है या रॉकेट होता है, तो ये इसके कंबस्शन में क्या होता है, स्मोक होता है, और वो स्मोक इतनी तेज़ी से बाहर आता है कि जब वो बाहर आएगा तो वो रॉकेट को या जेट प्लेन को आगे की तरफ फोर्स करेगा। तो ये भी आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड है। फायर ऑफ गन, जब भी आप गन को फायर करते हैं तो उसका रिकॉलिंग होता है, यानी कि रिकॉलिंग मतलब वो पीछे आता है। अगर गोली आगे जाएगी तो जो है गोली आगे जाती है, तो जो बंदूक है वो आपकी पीछे आती है। अपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, एक पर्सन, सपोज ए पर्सन मास एम, जिसका मास एम है, उसको स्टैंड कर रखा है बेटिंग मशीन के ऊपर। अगर वो मशीन के ऊपर खड़ा हुआ है तो वो अभी एक्सलेट नहीं कर रहा, तो उसका जो वेट होगा
वो m इंटू जी होगा, यानी कि उसका मास प्लस जो ग्रेविटी है g, जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, जो g की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसको हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। अर्थ की ग्रेविटी यह होती है, तो मास से इंटू कर दोगे तो उसका वेट निकल जाएगा। अगला देखिए, अगला होता है अगर हम मान लो लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है, लिफ्ट हमारी ऊपर जा रही है, तो जब ऊपर लिफ्ट जाएगी तो ये ऊपर के साइड में एक्सेलरेशन, यानी कि लिफ्ट विच इज़ द गोइंग अप विथ ए एक्सेलरेशन। अगर कोई लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, तब क्या कंडीशन होगी? तब कंडीशन देखिए, जो आर है वो किसके बराबर है? डब्ल्यू के बराबर है। आर डब्ल्यू के बराबर होगा, यानी कि जो आर डायरेक्शन है वो डब्ल्यू के बराबर। यहाँ भी आर आपका डब्ल्यू के बराबर था, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी होता है। देखिए यहाँ पे डब्ल्यू क्या होता है? एम इंटू जी होता है। जो वेट होता है वो एम इंटू जी होता है, और आर और डब्ल्यू दोनों बराबर होते हैं, जो डायरेक्शन है वो डब्ल्यू के बराबर होगा। तो इसी कंडीशन में अगर मान लो एक्सेलरेशन ऊपर साइड में हो रहा, लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो हमारा क्या होगा? जो फोर्स होगा वो कहाँ लगेगा? वो फोर्स होगा एम जी माइनस आर, यानी कि इन दोनों का माइनस होगा, एम जी माइनस आर होगा। और फोर्स जो होगा वो क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। जब फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है तो ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी माइनस की हो जाती है, यानी कि एम इंटू जी हो जाएगा, ये एम इंटू ए हो जाएगा। यानी एक्सेलरेशन अगर हमारा ऊपर हो रहा तो उसका जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा? नीचे डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से ये जो है डाउनवर्ड में माइनस हो जाएगा। तो फोर्स की जगह अगर आप माइनस एम इंटू ए रखते हैं और इसको आर को इधर लाते हैं और इसको उधर लाते हैं, तो ये रिलेशन बनेगा। तो आर जो होगा वो मास जी प्लस ए, यानी कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो मेरा मास इंक्रीज महसूस होता है। पर्सन विल बी फील हिज वेट टू बी इंक्रीज। उस समय अपने नॉर्मल वेट से वो ज़्यादा इंक्रीज महसूस करेगा। ये मान लो ए एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड में आ रही है, उस समय हमारा फोर्स लगेगा एम इंटू ए। तो अगर ये फोर्स एम इंटू ए होगा तो रिलेशन क्या बनाते हैं? एफ इक्वल टू एम जी माइनस आर, और इसमें आप एफ की जगह एम ए रखेंगे और आर को इधर लाएंगे तो ये जाके वहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये आर इक्वल टू होगा एम जी माइनस एम ए। एम कॉमन ले लेंगे तो उस समय हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सेलरेशन है वो हमारे एक्सेलरेशन से, जो नॉर्मल एक्सेलरेशन है उससे हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन को घटा देंगे। तो उस समय हमारा वेट डिक्रीज नज़र आएगा। जब लिफ्ट ऊपर से नीचे आती है तो किसी भी पर्सन को फील होता है कि उसका वेट जो है डिक्रीज होगा, नॉर्मल से डिक्रीज महसूस होगा। थैंक यू।